नमस्कार बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं कक्षा 10 का विषय हिंदी का अर्धवार्षिक मूल्यांकन यानी कि एसेवान सत्र 2026-27 यानी कि 2026 में हो रहे अर्धवार्षिक परीक्षा यानी कि टर्म 1 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल लेके आए हैं, जो कि तुम्हारे परीक्षा में बार-बार पूछा गया है और इस बार भी पूछा जाएगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे तुम्हें छात्र-छात्रा का नाम यानी कि तुम्हें अपना नाम लिखना है। फिर यहाँ पे वर्ग क्रमांक यानी कि रोल नंबर लिखना है। फिर अपना विद्यालय का नाम, फिर दिनांक जिस दिन परीक्षा हो रहा है, उस दिन का। अब आते हैं प्रश्न पे। तो यहाँ पे तुम्हें पहला सेक्शन पूछा है सेक्शन ए वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि एमसीक्यू टाइप के सवाल। जहाँ पे पहला प्रश्न तुम्हें पूछा है सूरदास के पद में गोपियों ने उद्धव की व्यवहार की तुलना किससे की है? ऑप्शन क नीम के पत्ते से, ऑप्शन ख कमल के पत्ते और तेल के गागर से, ऑप्शन घ सूखी लकड़ी से, ऑप्शन घ नदी के पानी से। तो बच्चों, सूरदास के पद में गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते और तेल की गागर से की है। तो इस तरह से प्रश्न 1 का ऑप्शन नंबर ख इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं अगला सवाल पे, सवाल नंबर 2 में। तो प्रश्न संख्या 2 में तुम्हें पूछा है माता का अंचल पाठ में भोलानाथ और उनके साथी चूहों के बिल में पानी डालने पर बिल से क्या निकल आया? ऑप्शन क बिच्छू, ऑप्शन ख सांप, ऑप्शन ग मेढक, ऑप्शन घ नेवला। तो बच्चों, भोलानाथ और उनके साथी चूहे के बिल में पानी डालने पर वहां से क्या निकल के आया? सांप निकल के आया। तो इस तरह से प्रश्न सेकंड का ऑप्शन नंबर ख इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं अगला सवाल पे, सवाल नंबर 3 में। तो यहाँ पे तुम्हें पूछा है उत्साह कविता में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने बादल की को किसके प्रतीक माना है? ऑप्शन का शांति का, आलस्य का, क्रांति और नवजीवन का, ऑप्शन घ निराशा का। तो बच्चों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने बादल को किसका प्रतीक माना है? क्रांति और नवजीवन का। तो इस तरह से प्रश्न 3 का ऑप्शन नंबर ग इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं अगला सवाल पे, सवाल नंबर 4 में, जहाँ पे तुम्हें पूछा है नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर कैप्टन कौन था? ऑप्शन क एक भूतपूर्व सैनिक, ऑप्शन ख चश्मा बेचने वाला एक लंगड़ा व्यक्ति, ऑप्शन ग पान वाला, ऑप्शन घ कस्बे का जमींदार। तो बच्चों, नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर कैप्टन कौन था? चश्मा बेचने वाला एक लंगड़ा व्यक्ति। तो इस तरह से प्रश्न 4 का ऑप्शन नंबर ख इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं अगला सवाल पे, सवाल नंबर 5 में। तो सवाल नंबर 5 में तुम्हें पूछा है बालगोविंद भगत अपनी फसल का सारा अनाज सबसे पहले कहाँ ले जाते थे? ऑप्शन क अपने घर में, ऑप्शन ख कबीरपंथी मठ में, ऑप्शन ग बाजार में बेचने, ऑप्शन घ राजा के दरबार में। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा बच्चों, ये बालगोविंद भगत अपनी फसल का सारा अनाज सबसे पहले कबीर मठ में ले जाते थे। तो इस तरह से प्रश्न 5 का ऑप्शन नंबर ख इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं अगला सवाल पे, सवाल नंबर 6 में। तो सवाल नंबर 6 में तुम्हें पूछा है लखनवी अंदाज पाठ में नवाब साहब से खीरे की फांकों का क्या किया? ऑप्शन क लेखक को खाने के लिए दे दिया, ऑप्शन ख स्वयं खा लिया, ऑप्शन घ सूंघ कर खिड़की के बाहर फेंक दिया, ऑप्शन घ कुत्ते को डाल दिया। तो बच्चों, लखनवी अंदाज पाठ में नवाब साहब ने खीरे को फांकों का क्या किया था? तो बच्चों, उसने किया था सूंघ कर खिड़की से बाहर फेंक दिया था खीरे को। अब आते हैं प्रश्न 7 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है संगीतकार कविता में मुख्य गायक की भारी आवाज को बल देने वाला ध्वनि किसकी होती है? ऑप्शन क ढोलक वाद्य की, ऑप्शन ख संगीतकार की, ऑप्शन घ श्रोताओं की, ऑप्शन घ मंच प्रबंधक की। तो इसका राइट उत्तर है बच्चों, संगीतकार कविता में मुख्य गायक को भारी आवाज को बल देने का ध्वनि किसकी होती है? संगीतकार की होती है। तो इस तरह से प्रश्न 7 का ऑप्शन नंबर ख इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं अगला सवाल पे, जो कि है खंड ख अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न को,
जहाँ पे यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा है, सूरदास के पद के आधार पर बताइए कि गोपियों ने उद्धव को बड़भागी कहकर क्या व्यंग किया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों, गोपियों ने उद्धव पर व्यंग करते हुए उन्हें बड़भागी कहा है, क्योंकि वे श्री कृष्ण के अत्यंत निकट रहते हुए भी उनके प्रेम बंधन से अछूते रहे। वास्तव में गोपियों ने उन्हें अभागा मानती है कि वे प्रेम के आनंद से वंचित रह गए। तो इस तरह से बच्चों गोपियों ने उद्धव को बड़भागी कहकर व्यंग किया। अब आते हैं प्रश्न 2 में, जहाँ पे तुम्हें पूछा है, आत्मकथ्य कविता में जयशंकर प्रसाद अपने जीवन की मधुर चांदनी रातों की गाथा क्यों नहीं गाना चाहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, कवि अपने प्रेयसी के साथ बिताए निजी मधुर और व्यक्तिगत क्षणों को दुनिया के सामने उजागर नहीं करना चाहते। वे उन व्यक्तिगत स्मृतियों को अपनी निजी संपत्ति मानकर अपने हृदय में ही संजोकर रखना चाहते हैं। तो इस तरह से तुम्हें प्रश्न 2 का उत्तर लिखना है। अब आते हैं अगला सवाल पे, सवाल नंबर 3 में, जहाँ पे तुम्हें पूछा है, यह दंतुरित मुस्कान कविता में कवि नागार्जुन ने बच्चों की मुस्कान को मृतक और पत्थरों पर क्या प्रभाव बताया। तो कवि के अनुसार बच्चों की निश्चल मुस्कान में इतनी जीवन शक्ति होती है कि वह किसी मृतक में भी प्राण फूंक सकती है, कठोर से कठोर हृदय वाले व्यक्ति को भी पिघालकर स्नेही बना देती है। तो इस प्रकार से बच्चों बच्चे की मुस्कान का मृतक और पत्थरों पर प्रभाव को बताया है कवि। अब आते हैं अगला सवाल पे, सवाल नंबर 4 में, जहाँ पे तुम्हें पूछा है, माता का अंचल पाठ में बच्चों की खेल सामग्री आज के बच्चों की खेल सामग्री से किस प्रकार भिन्न है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, पाठ में बच्चों की खेल सामग्री प्राकृतिक और साधारण वस्तुएं होती थी, जैसे कि मिट्टी के बर्तन, ढेले, पत्ते, गीली मिट्टी, चक्की के पाट आदि। जबकि आज के बच्चों के खेल में इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट, प्लास्टिक के खिलौने और मोबाइल गेम तक सीमित हो गए हैं। तो इस तरह से तुम्हें प्रश्न 4 का उत्तर लिखना है। अब आते हैं प्रश्न 5 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है, नेताजी का चश्मा पाठ के में हालदार साहब पहली बार मूर्ति को देखकर क्यों चकित रह गए। तो इसका उत्तर लिखोगे बच्चों, हालदार साहब ने देखकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की मूर्ति पर चश्मा के संगमरमर ना होकर वास्तविक कांच और फ्रेम वाला चश्मा लगा हुआ था। मूर्तिकार की इस भूल और कैप्टन की देशभक्ति के इस अनोखे तालमेल को देखकर वे चकित रह गए। तो इस तरह से तुम्हें प्रश्न 5 का उत्तर लिखना है। अब आते हैं प्रश्न 6 में, जहाँ पे तुम्हें पूछा है, बाल गोविंद भगत के गीतों का गांव के वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ता था। तो इसका उत्तर हो जाएगा, बाल गोविंद भगत एक कबीर पद गाते थे जो खेतों में काम करने वाले किसानों में नया उत्साह भर जाता था। हलवाहों के पैर ताल उठने लगते थे, रोपनी करने वाली उंगलियां क्रम क्रम से चलने लगती थी और संपूर्ण गांव संगीतमय हो उठता था। तो इस तरह से लिखोगे बच्चों प्रश्न 6 का उत्तर। अब आते हैं प्रश्न 7 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है, संगीतकार कविता के आधार पर बताइए कि संगीतकार अपनी आवाज़ को मुख्य गायक से ऊंची क्यों नहीं उठने देते थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा, संगीतकार मुख्य गायक का सम्मान करता है। वह अपनी आवाज़ को जानबूझकर धीमी रखता है ताकि मुख्य गायक की प्रधानता बनी रहे। यह उसकी विफलता या कमजोरी नहीं बल्कि उसकी इंसानियत और समर्पण का प्रतीक है। तो इस तरह से लिखोगे प्रश्न 7 का उत्तर। अब आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न पे, जहाँ पे प्रश्न पहला पूछा है तुम्हें, लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर बताइए कि नवाब साहब ने खीरा खाने की प्रक्रिया से उनकी किस मानसिकता का पता चलता है। क्या बिना कथ्य के कहानी लिखी जा सकती है। तो इसकी मानसिकता देखो बच्चों, यहाँ पे नवाब साहब द्वारा खीरे को धोने, पोंछने और करीने से काटने और नमक मिर्च बुरकने और फिर केवल सूंघ कर खिड़की से बाहर फेंक देने की प्रक्रिया उनकी दिखावटी बनावटी सामंती मानसिकता को दर्शाती है। वे साधारण खाद्य पदार्थ को खाने से अपनी तौहीन समझते थे और झूठी शान दिखाना चाहते थे। तो इस तरह से पहला पॉइंट पे लिखोगे। सेकंड पॉइंट पे लिखोगे बच्चों, बिना कथ्य के कहानी। लेखक यशपाल के अनुसार जिस प्रकार बिना खाए केवल सूंघने से पेट नहीं भरता, उसी प्रकार बिना किसी घटना, पात्र, विचार के कई कहानी रचना नहीं हो सकती। हालांकि व्यंग के रूप में यह आज की अमूर्त यानी कि बिना कथनांक की रचनाओं पर कटाक्ष है।
अब आते हैं सेकंड प्रश्न पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है फसल कविता में कवि नागार्जुन ने फसल को किन-किन तत्वों को मिला-जुला रूप माना है और स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, कवि नागार्जुन के अनुसार फसल केवल बीज से पैदा नहीं होती, बल्कि यह प्राकृतिक और मानव श्रम के सम्मिलित प्रयास का परिणाम है। पहला है नदियों का पानी। फसल में अनेक नदियों का पानी का जादू समाया होता है। सेकंड बिंदु पे लिखोगे मिट्टी का गुणधर्म। इसमें काली, लाल, भूरी जैसी भिन्न-भिन्न मिट्टियों के पोषक तत्व मिले होते हैं। तीसरा है प्राकृतिक की ऊर्जा। सूर्य की किरणों का रूपांतरण और हवा की थिरकन फसल को जीवन और आकार देती है। चौथा बिंदु पे लिखोगे मानव श्रम। सबसे महत्वपूर्ण और लाखों किसानों और मजदूरों के हाथों का स्पर्श व कठोर परिश्रम, जिसके बिना फल का अस्तित्व संभव नहीं है। तो इस तरह से बच्चों सारे प्रश्न को याद करके रखना है, जो कि तुम्हारे परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं एक और नए वीडियो को लेकर, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर, बाय बाय।